नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए आज मैं यहाँ पर आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर निबंध ले जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग एक निबंध को और परिचर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की समस्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आप लोग इसको देख के जाइए। छत्तीसगढ़ एक जनजाति बाहुल राज्य है जो अपनी पृथक संस्कृति एवं लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है जो 61 उप समूहों में विभाजित है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 78,22,902 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 30.6% है। हजारों वर्षों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को हमेशा से दबाया और कुचला जाता रहा है, जिससे इनकी जिंदगी अभावग्रस्त हो रही है। उनके खुले मैदान के निवासियों और तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले लोगों से न के बराबर संपर्क रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आज भी वे तरस रहे हैं। ये छोटी सी भूमिका आपको बांधनी होगी। अब मेन मुद्दे पर हम लोग आ जाते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं। तो जनजाति, छत्तीसगढ़ के जनजाति की समस्याएं समान रूप से जनजाति की समस्याओं का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवेचित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला, छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण की शुरुआत तथा खनिजों के खोज के जनजातीय क्षेत्रों के बाहरी जगत के लिए खोल दिया है। स्वतंत्रता के बाद विकास प्रक्रिया के साधन के रूप में भूमि एवं वनों पर दबाव बढ़ता गया। इसका परिणाम भूमि पर से स्वामित्व अधिकारों की समाप्ति के रूप में सामने आया। उससे भूमि स्वामी, महाजन, ठेकेदार तथा अधिकारी जैसे शोषणकर्ता वर्गों का जन्म दिया। संरक्षित एवं वनों एवं राष्ट्रीय पाक की अवधारणाओं ने जनजातियों में अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटने का भाव उत्पन्न किया और वे अपनी आजीविका के सुरक्षित साधनों से वंचित होते गए। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो जनजाति वनों पर डिपेंड थी, वनों उनका जो सामूहिक जो संपत्ति क्या होता था, उनका सामूहिक हुआ करता था। वो अपने अपने मजे में जीते थे और अपने जो उनका आर्थिक जो होता है, आर्थिक उत्पादन जंगल था और जंगल से ही उन लोग उत्पादन करते चले गए थे। जैसे जैसे ठेकेदार बढ़े, जैसे जैसे महाजन बढ़े, जैसे जैसे भूस्वामी बढ़ते चले गए, उनका शोषण होना स्टार्ट हो गया और खनन जैसे होता गया, वो सभ्य समाज के संपर्क में आया, अपने में हीन भावना से भी ग्रसित होते चले गए और उनका भूमि भी इनके कब्जे में जाता रहा और चला गया। शिक्षा का अभाव, जनजाति अंधविश्वास व पूर्वाग्रह, अत्यधिक गरीबी व अन्य सुविधाओं की कमी आदि ऐसे कारक है जो जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार को बाधित करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात विकास की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु भारी उद्योगों एवं कोर सेक्टर का विकास रहा है। इसके परिणामतः विशाल इस्पात संयंत्र, शक्ति परियोजनाएं एवं बड़े बांध अस्तित्व में आए, जिन्हें अधिकतर जनजाति रिहायशी वाले क्षेत्रों में स्थापित किया गया। इन क्षेत्रों में खनन संबंधी गतिविधियों में तीव्र होती गई। इन परियोजनाएं होती सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों को भूमि का विशाल पैमाने पर अधिग्रहण किया गया, जिससे जनजाति लोगों में विस्थापन की समस्या पैदा हुई। सरकार द्वारा प्रदान की गई नगद क्षतिपूर्ति की राशि व्यर्थ के कार्य में अपव्यय हो गया। पहली बात तो यह है कि जैसे जैसे बड़े बड़े बांध बने तो गांव को विस्थापित किया गया, जैसे जैसे बड़े बड़े उद्योग बने गांव को विस्थापित किया गया। इनकी जमीन चली गई, जो पैसा इनका मिले वो अपने पैसा को रख नहीं पाए। शिक्षा का अभाव के कारण और जागरूकता का अभाव के कारण ये पैसा को नहीं रख पाए और अपव्यय, मदिरापान में या ऐसे ही अपव्यय कर दिए, जिसमें गरीबी और ज्यादा शोषण होता चला गया। आर्थिक पिछड़ापन एवं असुरक्षित आजीविका के साधनों के कारण जनजातियों का कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आदिवासी लोग अपनी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और अन्य दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण ऋण लेने का मजबूर होते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग इनका फायदा उठाते हैं। आदिवासियों के लिए ऋणग्रस्तता की समस्या सबसे जटिल है, जिसके कारण जनजाति लोग साहूकारों का शोषण के शिकार होते हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 90% जनजाति आबादी कृषक है। जल, जंगल, जमीन एवं लड़ाई लड़ने आदिवासियों को अपनी भूमि में बहुत लगाव होता है। जबकि जनसंख्या वृद्धि कारण भूमि की मांग में वृद्धि हुई है, साथ ही संचार व्यवस्था का विस्तार होने के समस्त जनजाति क्षेत्र में बाहरी लोगों के लिए खुल गया है। इससे भूमि हस्तांतरण जैसी समस्या बढ़ती चली गई। आदिवासी समस्याओं का महत्वपूर्ण तत्व गरीबी से जुड़ा है। ऋणग्रस्तता हो या भूमि हस्तांतरण, सभी के पीछे गरीबी मुख्य कारण है। गरीबी होगा तो ऋण लोगे और ऋणग्रस्तता होगा तो ऑटोमेटिक आपका जमीन तो आपका दूसरे कब्जे में जाएगा ही। अशिक्षित और कम शिक्षित होने के कारण इनके रोजगार के साधनों भी सीमित है। कल तथा कृषि का मुख्य पेशा बनाने वाले ये लोग अब मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। आदिवासियों का मदिरापान काफी लोकप्रिय है, चाहे वह अपने प्रमुख पेशे के रूप में हो या सेवन के लिए। आदिवासियों के पास अपनी बनाई मदिरा पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा बाहरी मदिरा के विक्रय ने आदिवासियों को बहुत सी समस्याओं को उलझा दिया। इसके लत में पड़कर आदिवासी ने अपने को आर्थिक रूप से और भी कमजोर कर डाले।
आदिवासी समाज का शिक्षित न होना बहुत बड़ी समस्या है। आदिवासी समाज का शिक्षा से कम सरोकार होना उनके कई समस्या से जुड़ा हुआ है। ऋणग्रस्तता, भूमि हस्तांतरण, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य आदि कई समस्याएं हैं जो शिक्षा से प्रभावित होती है। ये आपको लिखना होगा। ये 10 मैंने पॉइंट दिया, आप इसको छोटा करके लिख सकते हैं क्योंकि आपको याद रखना 750 में आपको लिखना है। मैं यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पर याद रहे। थोड़ा सा संवैधानिक स्थिति के बारे में लिखना कि गवर्नमेंट संविधान में इनके लिए क्या क्या प्रावधान किया है। तो भारत में अनुसूचित जनजातियों के संबंधित कई प्रावधान हैं। मुख्यतः इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, सुरक्षा तथा विकास। अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15(4) में किया गया, 16(4) में किया गया, 19(5) में किया गया, अनुच्छेद 23 में किया गया बेगारी प्रथा का जो अंत करता, 29 में किया गया, 46 में किया गया। 46 वैसे नीति निर्देशक तत्व है, ये कुटीर उद्योग की व्यवस्था करता है, एक शिक्षा की व्यवस्था करता है विशेष करके। 164 में किया गया, 330, 332 लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण की व्यवस्था किया जाता है, सीटों का प्रबंध किया जाता है, इसके बारे में 334, 335 नौकरी में आरक्षण, 338 ये आरक्षण की व्यवस्था करता है, 339, 371 का खा ग 5वीं सूची और छठी सूची अनुसूचित जनजाति, 5वीं सूची असम मेघालय ये संबंधित जो जनजाति क्षेत्रों का जो वो है, हमारे छत्तीसगढ़ में छठी अनुसूची यहाँ पर चल रहा है। अनुसूचित जनजाति विकास संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 275(1) प्रथम उपबंध तथा 339(2) में निहित है। बताना चाहोगे तो एक लाइन बता सकते हो, नहीं बताना क्योंकि बस जगह कम होगा, आपको लिमिट में लिखना होगा, इसलिए आप हो सकता है कि आर्टिकल्स लिख के भी आप छोड़ सकते हो। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ी निर्माण, मरम्मत, आदिवासी संस्कृति व परीक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता, शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार, स्व डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, छात्रावास एवं आश्रम अंतर्गत संचालित योजनाएं, अशासकीय संस्थाओं को अनुदान, परीक्षा पूर्व परीक्षण केंद्र, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाएं, एकलव्य आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति उत्कर्ष योजना, विज्ञान विकास केंद्र प्रयास आदि आदि इनके लिए चलाए जा रहे हैं। विभाग, निगम, आयोग का संगठन भी किया गया। छत्तीसगढ़ आदिवासी मंत्रणा परिषद, अनुसूचित जनजाति आयोग, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि की व्यवस्था भी गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। अब आपका सुझाव हो सकता है कि भाई आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो पहला सुझाव यह है कि राज्य सरकार को गरीबी कम करने के लिए भूमि सुधार, कृषिगत आय और अधिक का पुनः वितरण और रोजगार बढ़ाने के दृष्टि से शिक्षा संबंधी योजनाएं चलाई जानी चाहिए। किसी भी क्षेत्र के विकास में संचार व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह संचार माध्यम से होने वाले विकास के प्रति आदिवासियों को जागरूक करे और साथ ही इनके विपरीत पड़ने वाले प्रभाव के प्रति भी सचेत रखे। शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही जनजातियों के विकास प्रक्रिया का सच्चा भागीदारी बनाया जा सकता है। जनजातीय समूह में औपचारिक शिक्षा का प्रभाव बहुत कम पड़ा है, जो उनको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यहाँ पर उरांव जनजाति ही विशेष करके प्रशिक्षित है। अधिकांश जो पिछड़ी जनजाति है, बैगा है, कमार है, उनका शिक्षा प्रतिशत बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है, परंतु भ्रष्टाचार के कारण यह योजनाएं कभी पूर्ण हो ही नहीं पाते। सरकार को चाहिए कि इन योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक दृढ़ता से लागू करे ताकि इसका विकास कर सके। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बनते तो स्कीम पर स्कीम बनती है, लेकिन असली हकदार व्यक्ति तक पहुँच ही नहीं पाती। कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग का विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था भी यहाँ पर की जानी चाहिए। यह आपका सुझाव हो सकता है। छोटा सा निष्कर्ष आपको बांधना पड़ेगा। निष्कर्ष कैसा हो तो वर्षों से शोषित रहे इस समाज के लिए परिस्थितियां आज भी कष्टप्रद और समस्याएं बहुत अधिक है। ये समस्याएं प्राकृतिक तो होती ही है, साथ ही यह मानव जनित भी होती है। आदिवासी किसी राज्य या क्षेत्र विशेष से नहीं बल्कि पूरे देश में फैले हैं। ये कहीं नक्सलवाद से जूझ रहे हैं तो कहीं अलगाववाद की आग में जल रहे हैं। जल, जंगल और जमीन को लेकर इनका शोषण निरंतर चला आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां अगर सचमुच में देश का विकास चाहती है और आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की मंशा रखती है तो आदिवासी हित और उसकी समस्याओं को हल करने की बात पहले करनी होगी। ये आपका सुंदर सा एक छोटा सा निष्कर्ष आपको देना होगा। मैं अपने कोचिंग सेंटर में आपके मेंस 2020 वाला जो विशेष कर है 20-12 को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो विशेष आप लोगों को कठिनाई होती है दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं कल्याणकारी विकास कार्यक्रम एवं कानून पर ही मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा और अपना लेक्चर दूंगा। आप मात्र शुल्क मैंने 3,500 रुपये ही रखा है, जिसमें आपको नोट्स भी आपको फ्री दिया जाएगा। यहाँ पर जो बिलासपुर वासी आना चाहते तो आ सकते हैं। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
वेरी मच।